Good morning, student. Welcome to the class of Ancient History, and today we are going to talk about Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर जो था वो काफ़ी पावरफुल एम्पायर था। लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसने इसका जो था फैलाव था। मतलब अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, इंडिया का तो पूरा ही एरिया था। फिर उसके नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारे एरिया में एक टाइम पे जब अशोका का समय आया, राज का समय आया, तब तक इतना बड़ा ये फैल चुका था। हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी राइज, कैसे इतना बड़ा ये एम्पायर बना, फिर इसके कल्चर और इसकी डिक्लाइन, इस सारी चीज़ों के बारे में इस पूरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि हमें कहाँ कहाँ से मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो पहले तो है इंडिजीनियस सोर्सेज, कि इंडिया के जो लोकल सोर्सेज हैं उनसे। फर्स्ट इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। जो हम लोग कहते हैं चाणक्य का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो इसी मौर्यन एम्पायर में हुए थे, इसी टाइम पीरियड पे हुए थे, और उन्होंने उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। उससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक, मिलिट्री स्ट्रेटेजी विद 15 बुक्स एंड 180 चैप्टर। और मौर्यन एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेटेजी, उसकी इकोनॉमी और उसकी स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है इंडिका बाय मेगास्थीन। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे। इन्होंने ये बुक लिखी थी इंडिका, ये इंडिया के बारे में ये बुक थी। ओरिजिनल तो लॉस्ट होगी, बट कुछ इसके पार्ट्स अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। थर्ड जो सोर्स है वो है मुद्रक्षसा। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी विशाख दत्ता के द्वारा। ये एक संस्कृत ड्रामा और 4th to 5th सेंचुरी के अराउंड का ये टाइम पीरियड था। और ये चंद्रगुप्त के राइज के बारे में दिखाता है कि चंद्रगुप्त कैसे उन्होंने इतना बड़ा राज स्थापित किया। अब कुछ फॉरेन सोर्सेज हैं। फॉरेन सोर्सेज जैसे कि इंडिका बाय मेगास्थीन, इसमें सोशल कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पाटलिपुत्रा के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। पाटलिपुत्रा जो थी वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। फ्रैगमेंट्स बाय स्ट्राबो, एरियन, डिडोरस, प्लूट्रैक, जस्टिन प्रिजर्व इंडिकास फ्रैगमेंट। नेचुरल हिस्टोरिया बाय प्लिनी द एल्डर, ट्रेड रिलेशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया ये प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। इसमें उसने ट्रेड रिलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर। डिस्कवरी आर शमशास्त्री डिस्कवर्ड इन 1905, पब्लिकेशन फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1909, स्ट्रक्चर 15 अधिकरण बुक्स, 150 चैप्टर, 6000 श्लोका। ये इसका स्ट्रक्चर और इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया गया। देन कंटेंट, इसमें क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। डील्स विद 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, सप्ततंगा थ्योरी, कि एक स्टेट के 7 तत्वों के बारे में ये हमें बताता है। ऑथेंटिसिटी की डिबेट, कुछ स्कॉलर्स इसे अर्ली सेंचुरी का कहते हैं, कि ये काफी पहले लिखा गया था। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज कवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, मिलिट्री स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल। ये सारी चीजें भी इसमें अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। और किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी मौर्यन एम्पायर का पता चलता है। जैसे कि हम लोगों ने बुद्धिज्म के टाइम डिस्कस किया था कि अशोका ने कुछ रॉक एडिक्ट्स की, कुछ पत्थरों पे उन्होंने खुदाई करवा के अपने कई चीज़ें अपने अपने बारे में, अपने बुद्धिज्म के बारे में और अपनी जीत वगैरह या फिर अपने किंगडम के बारे में लिखवाया था। वहीं कुछ पिलर्स भी उसने गड़वाए थे और कुछ केव्स में भी उसने इंस्क्रिप्शन छपवाई थी। फिर कुछ सेपरेट एडिक्ट्स हैं। इन सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब इनके बारे में देखें तो रॉक एडिक्ट्स जो हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने हैं? 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और 8 प्लेसेस पे ये हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं 7, और ये 15 प्लेसेस पे हमें देखने को मिलते हैं। पिलर एडिक्ट भी है 7, और ये 6 पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। 6 जगह पे ये पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। देन माइनर पिलर एडिक्ट कितने हैं? 4, और ये कहाँ पे? ये सारनाथ और सांची में हमें देखने को मिलते हैं।
फिर केव इंस्क्रिप्शंस कितनी है, 3 केव इंस्क्रिप्शंस हैं बराबर हिल्स में, सेपरेट एडिक्ट 2 सेपरेट एडिक्ट हैं कलिंग रीजन में। सो इन सभी सोर्सेज से भी हमें इस एम्पायर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब जो चाहे वो रोक एडिक्ट्स थी चाहे वो पिलर एडिक्ट्स थे, उस पे कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई थी। सो ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई थी, खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज की थी, ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट यूज की गई थी। ये तीनों स्क्रिप्ट यूज की गई थी, बट ये तीनों डिफरेंट रीजन्स में यूज होती थी। मोस्ट ऑफ द इंडिया जो कि स्क्रिप्ट यूज होती है वो होती है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्ट अक्रॉस द एम्पायर फॉर इंस्क्रिप्शन। सो सबसे ज़्यादा ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है और लगभग पूरे इंडिया में यही स्क्रिप्ट यूज होती थी। देन खरोस्ती स्क्रिप्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में यूज होती थी। जो नॉर्थ वेस्ट जो अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाला रीजन है, गंधार वाला रीजन है, उसमें खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज होती थी और इसकी डायरेक्शन थी राइट टू लेफ्ट। और रीजन इसका क्या था, डिराइव्ड फ्रॉम अरमाइक यूज्ड इन रीजन विद पर्शियन इन्फ्लुएंस। सो पर्शियन इन्फ्लुएंस वाले रीजन में ये स्क्रिप्ट यूज होती थी। देन ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट कहाँ यूज होती थी, ये कंधार अफगानिस्तान वाले रीजन में यूज होती थी। और टाइप इसका क्या है, ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, यूज्ड इन एरियाज विद हेलेनिस्टिक पॉपुलेशन। सो ये 3 स्क्रिप्ट्स अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल रिमेन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब जो जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए तो वहाँ पे क्या क्या मटेरियल हमें मिले मौर्यन एम्पायर मौर्यन पीरियड के दौरान। सो फर्स्ट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। सो इस तरह की पोट्री हमें जो कि है देखने को मिली कि उस टाइम पे यूज होती थी, विद डिस्टिंक्टिव ग्लोसी ब्लैक फिनिश इंडिकेटिंग एडवांस ceramic टेक्नोलॉजी एंड अर्बन प्रोस्पेरिटी। देन पंच मार्क्ड कॉइन, और कॉइन्स कौन से होते थे, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स विद मल्टीपल पंच मार्क्स रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम। देन रिमेन्स इन पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में क्या क्या देखने को मिलता है, पाटलिपुत्रा में वुडन पैलिसेड, पिलर होल एट कुमराहार डेमोन्स्ट्रेटिंग अर्बन प्लानिंग। सो इससे हमें अर्बन प्लानिंग का भी पता चलता है। देन रिंग वेल, एडवांस वाटर स्टोरेज सिस्टम शोइंग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। सो इस तरह के गोल ऐसे बनाए हुए रिंग वेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें एडवांस स्टोरेज सिस्टम का पता चलता है। नाउ राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सो अब मौर्यन एम्पायर के राइज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा बन गया था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की शुरू में बात करें तो प्री मौर्यन सिचुएशन। सो मौर्य से सब पहले मतलब तब कौन सा रूल था, प्री मौर्यन इरा में इंडिया की सिचुएशन कैसी थी। सो उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी रूल करती थी मगध किंगडम में, विद धन नंदा एज द लास्ट रूलर। तो धन नंदा जो थे वो लास्ट रूलर थे। धन नंदा वाज अनपॉपुलर ड्यू टू लो ओरिजिन, वो शूद्र थे और हैवी टैक्सेशन था प्लस ओप्रेसिव रूल था। इस वजह से धन नंदा जो थे वो अनपॉपुलर थे। देन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। सो 327 325 बीसीई में अलेक्जेंडर की इन्वेजन होती है। इससे क्या होता है, इससे पावर का एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेफ्ट बिहाइंड ग्रीक गवर्नर्स इन कॉन्क्योर्ड टेरिटरी, वीकन स्मॉल रिपब्लिक्स एंड किंगडम, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंसोलिडेशन। सो जब अलेक्जेंडर यहाँ पे इंडिया पे आक्रमण करता है तो बेसिकली ये पाकिस्तान वाले रीजन में ही रह जाता है, उससे आगे अलेक्जेंडर आ नहीं पाता, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे जब वो आर्मी अटैक करती है तो वहाँ के जो किंगडम्स थे, जो स्मॉल रिपब्लिक्स थे, उनको कैप्चर कर लेती है। और अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो उसके गवर्नर्स होते हैं वो उन टेरिटरीज के खुद को अपने अंडर ले लेते हैं। सो उससे क्या होता है, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सो ये सिचुएशन उस टाइम पे थी। अब चंद्रगुप्त की बात करें, सो सबसे पहले जो थे चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने कि इस रूल को एस्टेब्लिश किया था, मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। अब चंद्रगुप्त के ओरिजिन की बात करें तो ब्राह्मणिकल थे, ये बोर्न ऑफ मुरा अ शूद्र वुमेन हेंस मौर्य। सो मुरा इनकी माता का नाम था, जो कि एक शूद्र वुमेन थी, वहीं से इनका नाम पड़ता है मौर्य।
देन बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे जिसका नाम था मौर्य फ्रॉम पिपली वना। सो बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, उस क्लैन को कहा जाता था मौर्य, जो कि था पिपली वना से। जैन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सन ऑफ विलेज हेडमैन्स डॉटर। सो विलेज हेडमैन्स के डॉटर के ये बेटे थे। देन ग्रीक के अकॉर्डिंग सैंडोक्रोतस हम्बल ओरिजिन की एक आम आम परिवार से ये आते थे, हम्बल ओरिजिन से ये आते थे। Important. The term Maurya may derive from Mura mother's name, Maurya clan name Peacock Rearers or Mura, peacock symbol. Now next is Chandragupta Maurya 322 to 298 BC, rise to power. सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये चाणक्य के साथ अलायंस करते हैं। चाणक्य एक गुरु की तरह होते हैं, वो इन्हें गाइड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि किस तरह इसने पावर को हासिल करना है। और उनकी गाइडेंस के अंडर ये एक आर्मी खड़ी करते हैं, रेज फ्रंटियर आर्मी। और सबसे पहले क्या करते हैं, ये पंजाब वाले रीजन को कॉन्कर करते हैं, जो वहाँ पे अलेक्जेंडर के बाद ग्रीक गवर्नर्स ने टेरिटरीज कैप्चर की थी, उनको हराते हैं। उनको हराने के बाद ये क्या करते हैं, जो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा जो राज्य था वो था नंदा डायनेस्टी। सबसे बड़ी जो डायनेस्टी थी वो थी नंदा डायनेस्टी। उसको ओवरथ्रो कर देते हैं और उसके रूलर थे धननंदा। उसको हरा के फिर ये अपना किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं। अब अलायंस विद चाणक्य के बारे में बात करें, सो चाणक्य जो थे वो काफी मतलब कि कहा जाता है पॉलिटिकली काफी ज्यादा वो मतलब एक्सपर्ट थे, वो एक मास्टर थे स्ट्रेटजी बनाने में। इसी और उनकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त जो थे वो इतना बड़ा किंगडम एस्टेब्लिश कर पाए। चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य विष्णु गुप्ता वाज अ ब्राह्मण फ्रॉम तक्षशिला। वो तक्षशिला के थे और एक ब्राह्मण थे। तक्षशिला कहाँ पे है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी। और इन्हें क्या किया गया था, जो धननंदा थे उनकी कोर्ट में इन्हें एक बार इंसल्ट किया गया था कि इनकी वहां पे बेइज्जती हुई थी। उसी का रिवेंज लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त का साथ दिया और उसके चंद्रगुप्त के साथ मिलके इन्होंने धननंदा की जो पावर थी उसको ओवरथ्रो किया, मतलब अपना बदला लिया उसको राज्य से हटा के। सो ये यंग चंद्रगुप्त को मिलते हैं और ये देखते हैं कि इस बच्चे में, इस नौजवान में काबिलियत है कि ये एक राजा बन सके। और जो इनके पास नॉलेज थी चाणक्य के पास, उसकी हेल्प से ये चंद्रगुप्त को एक राजा के तौर पे एस्टेब्लिश करते हैं। सो ये उन्हें ट्रेन करते हैं किसमें, स्टेट क्राफ्ट में, मिलिट्री स्ट्रेटजी और गवर्नेंस में, इनमें ट्रेन करते हैं। और रेज्ड आर्मी फ्रॉम फ्रंटियर रीजन्स टू चैलेंज नंदा पावर, और एक आर्मी खड़ी करते हैं और नंदा जो डायनेस्टी थी उसको चैलेंज करते हैं। वॉर विद सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ जो वॉर होती है उसके बारे में देखें। 305 बीसी में बैकग्राउंड क्या था, सेल्यूकस अलेक्जेंडर के जनरल थे और ईस्टर्न टेरिटरीज को रूल करते थे। जब इनके साथ युद्ध होता है चंद्रगुप्त का, तो चंद्रगुप्त जीत जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्टोरियस होते हैं यहाँ पे। और फिर एक ट्रीटी जो साइन करते हैं उसमें क्या टर्म्स होते हैं, सेल्यूकस सीडेड अरिया हेरात रीजन को सेल्यूकस छोड़ देते हैं और अर्क्योसिया कंधार रीजन एंड गेड्रोसिया बलोचिस्तान, पेरोपेनिसेडे काबुल। सो हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल रीजन को जो कि है वो चंद्रगुप्त के अंडर आ जाता है सेल्यूकस के हराने के बाद। देन मैरिज अलायंस, ग्रीक प्रिंसेस मैरिड टू चंद्रगुप्त और हिज सन। सो ये कहा जाता है कि एक ग्रीक प्रिंसेस चंद्रगुप्त या फिर उसके बेटे के साथ शादी होती है उसकी, उससे इनमें एक मैरिज अलायंस बनता है। और उसमें क्या गिफ्ट, 500 वॉर एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त टू सेल्यूकस। सो ये गिफ्ट दिए जाते हैं उस शादी में। मेगास्थीन सेंट टू मोरियन कोर्ट। सो मेगास्थीन जो थे ये एक ग्रीक ट्रैवलर थे और इन्हें एज एन एम्बेसडर मोरियन कोर्ट में भेजा जाता है कि आप जो है जाके मोरियन कोर्ट में जो इनका अलायंस होता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का, उसको कंटिन्यू रखिए या उसको संभालिए।
सो मेगास्थीन को यह जिम्मेदारी दी जाती है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त गुप्ता का अंपायर जो था वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ था। सो नॉर्थ की बात करें तो हिंद कुश माउंटेन से लेके साउथ में कर्नाटका तक, सिर्फ तमिलनाडु तमिल किंगडम जो था उसको छोड़ के बाकी सारे एरिया में इसका एम्पायर हो गया था। ईस्ट में बंगाल रीजन और वेस्ट में बलूचिस्तान अफगानिस्तान। सो इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया था। टोटल एरिया जो था 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री अप टू दैट टाइम। उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया था। मेगास्थीन के अकाउंट से हमें पता चलता है कि जो पाटलिपुत्रा थी, वो जो इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, वो कहाँ पे सिचुएटेड थी, वो गंगा और सोन रिवर के पास सिचुएटेड थी। उसकी लेंथ थी 14.5 किलोमीटर और विड्थ थी 2.4 किलोमीटर। 64 गेट्स थे, 570 टावर्स थे एंड वुडन पैलिसेड सराउंडेड द सिटी फॉर प्रोटेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर ईच फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल 30 मेंबर। सो 6 कमिटीज होती थी और उसमें पर कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे। टोटल 30 मेंबर्स होते थे जो इसके पूरे सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। और कोई भी स्लेवरी नहीं वहाँ पे देखने को मिलती मेगास्थीन के अकॉर्डिंग, बट ये भी डिबेटेड है बाय हिस्टोरियंस। वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड स्पाई सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस। मेगास्थीन जो बताता है कि सोसाइटी में 7 सोशल क्लासेस थी। सो सबसे पहली जो थी वो फिलोसफर्स की थी। उसमें कौन आते थे, उसमें आते थे ब्राह्मण्स एंड श्रमन्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और टीचर्स। फिर आते थे फार्मर्स जो कि थे कल्टीवेटर, लार्जेस्ट ग्रुप इन सोसाइटी। देन सोल्जर्स, मिलिट्री पर्सनल एंड वॉरियर्स। देन हर्ड्समैन, हर्डर्स एंड डेयरीमैन। देन आर्टिसियन, क्राफ्ट्स पीपल एंड मैन्युफैक्चरर। देन मैजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। देन काउंसलर, एडवाइजर ऑफ किंग नोबेलिटी। सो ये 7 क्लासेस थी, 7 सोशल क्लासेस थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त से लेटर लाइफ एंड डेथ। सो लेटर लाइफ में चंद्रगुप्त क्या थे, जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। एम्ब्रेस्ड जैन फेथ अंडर गुरु भद्रबाहु। भद्रबाहु के अंडर उन्होंने जैनिज्म को कबूल कर लिया था। और वो साउथ में चले गए थे, कहाँ पे, श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। सो यहाँ पे वो चले गए थे और उन्होंने सलेखना परफॉर्म किया था। सलेखना का मतलब होता है फास्ट अनटू डेथ। डेथ तक आप कुछ भी खाते पीते नहीं हो, फास्ट एज मतलब कि भूखे प्यासे आप डेथ को कबूल करते हो। लेगेसी, चंद्रगिरी हिल नेम्ड आफ्टर हिम। सो चंद्रगिरी जो हिल्स है वो इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है, उनका नाम। नेक्स्ट इज बिंदुसरा। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं जो रूलर आते हैं वो होते हैं बिंदुसरा, 298 टू 273 बीसी। इनके बारे में बताएं तो इनके और जो नाम थे वो थे अमित्र, अमित्र घाटा, स्लेयर ऑफ फोर्स। देन और अमित्रोकेट्स, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग अमित्रोकेट्स। और कब तक इनका राज रहा, 298 टू 273 बीसी, 25 साल तक इनका राज रहा। इनकी मदर थे दूरधरा एज पर जैन ट्रेडिशन। पेट्रोनाइज्ड आजीविका, आजीविका भी एक फिलोसफी है। और इनकी कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र। बिंदुसरा की डिप्लोमेटिक रिलेशन देखें विद सेल्यूसिड एम्पायर, डिमैकोस ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू एंटिकोस वन। Bindusara's request to Greek king sweet wine, dried figs, a sophist philosopher requested, denied humorously. With टोलेमाइक इजिप्ट, इजिप्ट के साथ भी इनके रिलेशन थे। डायन्योसियस इजिप्शियन एम्बेसडर एट मोरियन कोर्ट। सो ये इजिप्शियन एम्बेसडर थे मोरियन कोर्ट में। मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद मेजर हेलेनिस्टिक पावर्स। कंटिन्यूड फादर्स पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल एंगेजमेंट। सो फादर की पॉलिसी को ये भी कंटिन्यू रखते हैं। देन बिंदुसरास मिलिट्री कैंपेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो इनके मिलिट्री कैंपेन की बात करें, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एक्सटेंडेड एम्पायर टू डेक्कन रीजन, कंक्योर टेरिटरीज अप टू मिसोर, लेफ्ट आउट कलिंग एंड तमिलनाडु तमिल किंगडम, चोला, पांड्या, चेरा, सत्यापुत्रा, केरलापुत्रा। सो ये किंगडम्स ही बच गए थे। मैसूर तक जाके इन्होंने टेरिटरीज को कॉन्क्योर कर लिया था। प्रोविंशियल गवर्नर्स की बात करें, अपॉइंटेड प्रिंसेस एज गवर्नर। अशोका जो थे, जो कि बाद में जाके सबसे बड़े जो कि रूलर बनते हैं मौर्यन एम्पायर से, सबसे पावरफुल
रूलर बनते हैं, उन्हें बिंदुसरा ने उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था। बाद में इन्हें तक्षशिला का भी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। सुसीमा जो क्राउन प्रिंस थे वो थे गवर्नर ऑफ तक्षशिला। नेक्स्ट इज अशोका, अशोका द ग्रेट, 273 टू 232 BCE अर्ली लाइफ। सो बर्थ इनका होता है 304 BCE में। इनके जो फादर थे वो थे बिंदुसरा, इनकी जो मदर थी वो थी सुभद्रंगी या फिर धर्मा, डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण फ्रॉम चंपा। और इनकी वाइफ्स कौन कौन सी, वो थी देवी, वो थे विदिशा से, असंध मित्रा चीफ क्वीन थे, और कारुवाकी और तिष्या रक्षा। सो ये इनकी वाइव्स थे, जिसमें से असंध मित्रा जो थे वो चीफ क्वीन थे। चिल्ड्रन इसके कौन होते हैं, महेंद्र संघमित्रा फ्रॉम देवी, तिवारा फ्रॉम करुवाकी एंड कुनाला। महेंद्र और संघमित्रा जो थे इनको इन्होंने श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज्म की फिलोसफी को स्प्रेड करने के लिए। गवर्नरशिप की बात करें तो ये पहले उज्जैन में पोस्ट किए गए थे एज गवर्नर। वहां पे इन्होंने देवी से शादी की, अ मर्चेंट्स डॉटर, और बाद में इन्हें तक्षशिला सेंट कर दिया गया, तक्षशिला भेजा गया एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अब अशोका सक्सेशन एंड वॉर ऑफ सक्सेशन। सो एक्चुअली में जो अशोका थे ये क्राउन प्रिंस नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की और खुद जाके एम्परर बने। सो बिंदुसारा की डेथ के बाद जो कि उनका सक्सेशन क्लियर नहीं था कि कौन राजा बनेगा, तो एक वोलेंट स्ट्रगल होता है, ब्रदर्स फाइट फॉर थ्रोन। सो सारे ही भाई थ्रोन के लिए मतलब गद्दी के लिए फाइट करते हैं। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 99 भाई मारे गए थे, कि 100 भाई थे उसमें से 99 भाई मारे गए थे। और फिर तिस्सा स्प्रेड, ओनली तिस्सा विद शोका सर्वाइव। सो तिस्सा सभी जगह मतलब ऐसे शोक फैल जाता है। और 269 में अशोका फिर एज एन एम्परर बनते हैं। सो 269 में जाके आप लोग देखिए ये लगभग 4 साल तक ये मतलब कि वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, और फिर जाके अशोका एज अ किंग अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इज क्लिंग वॉर। क्लिंग वॉर जो था जिसने अशोका पर एक काफी ज्यादा सदमा पहुंचा था क्लिंग वॉर के बाद, और उसके बाद ही उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। सो बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट की बात करें, सो क्लिंग रीजन जो था वो आज के टाइम जो मॉडर्न उड़ीसा है उस रीजन में था। और ये जब नंदा डायनेस्टी थी वो खत्म हुई, उसके बाद ये क्लिंग जो था वो इंडिपेंडेंट रूल कर रहा था। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंट्रोल ओवर लैंड एंड सी रूट्स, अरेबियन सी उसके साथ, बे ऑफ बंगाल उसके साथ लगता था। तो जो क्लिंग पे राज करेगा वो लैंड पे भी और सी रूट्स पे भी राज करेगा। टाइमिंग फोर्ट इन 8th ईयर ऑफ अशोका's reign। सो अशोका का जब राज था उसके 8वें साल में क्लिंग वॉर हुआ था। अब रोक एडिक्ट 13, रोक एडिक्ट 13 पे इस क्लिंग वॉर के बारे में लिखा गया है, और कहा गया है कि 1 लाख तक लोग वहां पे मरे थे। डाइड फ्रॉम वाउंड फेमीन मैनी टाइम्स दैट नंबर डिपोर्टेड 1.5 लाख। नाउ इम्पैक्ट ऑफ क्लिंग वॉर ऑन अशोका। अशोका पे क्लिंग वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो बिफोर क्लिंग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दिग्विजय, अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी। सो क्लिंग से पहले जहाँ भी कहीं वो एक्सपेंड करते थे अपने एम्पायर को, वहाँ पे मिलिट्री की हेल्प से करते थे, मतलब वॉर करते थे, सामने वाली डायनेस्टी को हराते थे और उसको कैप्चर कर लेते थे। बट इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आई अशोका में, प्रोफाउंड रिमोर्स एंड गिल्ट। इसके बाद उनके मन में काफी ज्यादा गिल्ट भर गया था कि मैंने इतने लोगों की हत्या की, और फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आफ्टर क्लिंग कॉन्क्वेस्ट बाय राइटियसनेस धम विजया, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, पॉलिसी ऑफ नॉन वोलेंस। सो उसके बाद ये नॉन वोलेंस की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कि किसी को कॉन्क्वेस्ट करना होता था किस रीजन को, तो उसको नॉन वायलेंस की हेल्प से कॉन्क्वेस्ट करते थे। बेसिकली ये मिशंस भेजते थे, वहाँ के जो लोग थे उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते थे और उनको अपने किंगडम के अंडर ले लेते थे। Critical analysis. Kling War was the last military campaign. Army was not disbanded. Military preparedness continued. Policy change was more ethical than practical pacifism.
नेक्स्ट इज अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। बिफोर क्लिंग नॉमिनल बुद्धिस्ट, ये सिर्फ एक उपासक थे कि बस मानते थे बुद्धिज्म में। आफ्टर क्लिंग ये पूरी तरह से डिवोटी बन जाते हैं बुद्धिज्म के। बुद्धिस्ट टीचर्स जो थे वो थे उपगुप्ता, मोगाली पुट्टा, तिसा। सैक्रेड साइट्स की बात करें तो ये बोध गया गए थे, लुम्बिनी गए थे और सारनाथ गए थे। सो ये सारे ही तीनों ही प्लेसेस बुद्धा से एस्टेब्लिश है। जैसे सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था बुद्धा ने। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाते हैं। फिर अशोका जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाते हैं। कहा जाता है कि तब तक आते आते जो संघ जो था बुद्धिज्म में, उसमें फेक मॉन्क्स घुस जाते हैं, कि कुछ फालतू के ही मंक्स घुस जाते हैं, और इसी वजह से जो कि था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराएगी ताकि उन फेक लोगों को हटाया जा सके यहाँ से, और वापिस से जो संघ की प्योरिफिकेशन थी वो की जा सके। ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। और 250 BCE में 17th ईयर ऑफ अशोकास रेन। इसके जो प्रेसिडेंट थे काउंसिल के वो थे मोगाली पुत्ता तिसा। और पर्पस क्या था? प्योरीफाई संगा एंड कंपाइल अभिधम पिताका। सो अभिधम पिताका को इसमें इस काउंसिल में कंपाइल किया जाता है। इससे पहले सुत्ता पिताका और विनय पिताका, ये दो पिताका कंपाइल हो चुके होते थे। थर्ड काउंसिल में अभिधम पिताका को भी कंपाइल कर लिया जाता है। और एक टेक्स्ट भी कंपाइल होता है, वो कौन सा था? कथावत्थु। सो इस टेक्स्ट को भी इस काउंसिल में कंपाइल किया जाता है। Now next is spread of Buddhism, Ashoka's missionaries. So अशोका अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजता है ताकि वो वहां जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके। श्रीलंका में वो भेजता है महेंद्र एंड संघमित्रा को, ये उनके बेटा और बेटी थे। कश्मीर में वो भेजता है मजंतिका को। हिमवंत यानी कि नेपाल तिब्बत इस रीजन में भेजता है कसप्पा गुत्ता को। स्वर्ण भूमि यानी कि बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया में सोना और उत्तरा को भेजता है। महाराष्ट्र में भेजता है महादेवा को। ग्रीक टेरिटरीज में भेजता है महार रक्षिता को। योन टेरिटरी में भेजता है धम्म रक्षिता को। सो इतने सारे मिशंस बुद्धिज्म की स्प्रेड के लिए अशोका द्वारा भेजे जाते हैं। अब अशोका तीर्थ यात्रा भी करते हैं, और वो कहाँ पे करते हैं? पहले करते हैं लुम्बिनी में। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट विजिटेड इन 20th रीजनल ईयर ऑफ हिज रेन। सो 20वें साल में अपने राज के वो लुम्बिनी विजिट करते हैं, और वहाँ पे एक पिलर इरेक्ट करवाते हैं मार्किंग बुद्धास बर्थ प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। और वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे टैक्स कंसेशन देते हैं, रिड्यूस टैक्स टू 1/8 फ्रॉम 1/6। डिक्लेयर्ड विलेज लुम्बिनी एज अ टैक्स फ्री, डेमोन्स्ट्रेटेड रॉयल पैट्रनेज एंड रेवरेंस। सो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। फिर कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उनके बारे में देखें तो सबसे पहले जो है वो है शहाबगढ़ी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पेशावर में और पाकिस्तान में। स्क्रिप्ट यूज होती है खरोस्ती। नेक्स्ट इज मनसेरा, ये लोकेटेड है हजारा में, ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है, और खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज की जाती है। फिर है कलसी, ये देहरादून में लोकेटेड है। देन गिरनार, ये जूनागढ़ गुजरात में लोकेटेड है। देन सुपारा थाने महाराष्ट्र में। देन धौली भुवनेश्वर उड़ीसा में। जऊगाड़ा गंजम उड़ीसा में। येरागुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश में। सन्नाटी गुलबर्ग। अब इसमें से एक प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिंपली आपको ये पूछा जा सकता है कि कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए होंगे, और पूछा जाएगा कि कौन सी प्लेसेस अशोका से रिलेट करती हैं या उनका अशोका से लिंक है। और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इन प्लेसेस के नेम दिए हो और एक नेम दिया हो जो कि अशोका के टाइम पीरियड पे ना हो या अशोका से लिंक्ड ना हो। तो डायरेक्टली इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको 4 लोकेशंस के नाम दिए गए हैं, उसमें से एक नाम कलसी है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द प्लेस इज लिंक्ड विद अशोका। तो आपको फिर वहां पे जवाब देना है कि कलसी अशोका के साथ लिंक्ड है। और ये भी पता होना चाहिए कि मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन सी लोकेशंस पे पाए जाते हैं। देन मेजर रॉक एडिक्ट्स का कंटेंट के बारे में देखें। सो एडिक्ट 1 क्या बताता है? एडिक्ट 1 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स,
Then medical treatment of humans and animals, planting of trees and herbs. Third addict, respect to parents, teachers, yuktas, rajukas, pradeshas to tour every 5 years. Fourth predict is Dhamma policy replaced Bheri Gosha word drum with Dhamm Gosha, sound of Dham. सो भेरी घोषा को धम घोषा से रिप्लेस कर दिया जाता है कलिंग वॉर के बाद बेसिकली। एडिक्ट 5 अपॉइंटमेंट ऑफ धम महामत्रास 13th रीजनल ईयर। सो धम महामत्रास कौन होते हैं? धम महामत्रास होते हैं जो कि ओवरसी करते हैं कि धम्म प्रैक्टिस किया जा रहा है या नहीं उनके किंगडम में, कि लोग धम्म की पॉलिसी पे चल रहे हैं या नहीं। तो उस वजह से उसकी देख रेख के लिए ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं जिनको कहा जाता है महामत्रास। देन सिक्स्थ एडिक्ट वेलफेयर मेजर किंग असेसिबल एट ऑल टाइम। सेवंथ रिलीजियस टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट्स। एट्थ एडिक्ट धम्म यात्रास रिप्लेस्ड प्लेजर टूल विहार यात्रास। नाइन्थ क्रिटिसिज्म ऑफ मीनिंगलेस सेरेमनीज प्रमोशन ऑफ धम्म सेरेमनीज। टेंथ धम्म इज द हाईएस्ट, नो वैल्यू इन फेम और ग्लोरी। 11th elaboration of Dhamm policy. 12th religious tolerance, growth of essence of all religion. 13th Kaling war, its impact, Dhamm visa. सो ये रोक एडिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कलिंग वॉर का और उसके इम्पैक्ट का। देन 14th इज अ समरी ऑफ ऑल एडिक्ट्स डिफरेंट लेंथ्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब माइनर रोक एडिक्ट्स। माइनर रोक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे अशोका द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज बैरत बाबरू, ये राजस्थान में सिचुएटेड है और क्या मेंशन करता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में इस पे बताया गया है। देन रूपनाथ, ये एमपी में लोकेटेड है और ये अशोका के नाम के बारे में इस पे मेंशन किया गया है। देन सहासाराम, ये बिहार में लोकेटेड है, पर्सनल जर्नी टू बुद्धिज्म। देन मस्की, ये कर्नाटका में लोकेटेड है और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विद अशोका नेम। सो इसी पे अशोका का जो अशोका नाम लिखा गया है, वहीं पे जो बाकी इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे कहीं पे प्रियदर्शनी, कहीं पे कुछ नाम अशोका का लिया जाता है। देन गुजरा, ये भी एमपी में सिचुएटेड है और ये रिसेंट डिस्कवरी है। नितूर उदय गोलम, ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और यहाँ पे भी अशोका का मेंशन हमें देखने को मिलता है। अब भाबरू बैरत एडिक्ट की बात करें, स्पेशल सिग्निफिकेंस, यूनिक फीचर, ओनली इंस्क्रिप्शन addressed to Buddhist Sangh. Ashoka declares faith in Buddha, Dhamma, Sangh. Personal religious declaration by emperor. 7 बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसने रिकमेंड किए हैं जो कि यह विनय, समुक्केस, अल्यावसानी, अनगाटा बयानी, मुनि गाथा, मने सुटे, उपातिसा पसीन एंड लगुल वड़े। सो ये 7 टेक्स्ट भी मेंशन किए गए हैं। देन पिलर एडिक्ट्स। अब कई जगह पे अशोका ने पिलर्स भी वहाँ पे इंस्क्राइब किए थे, पिलर्स भी इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। अब वो कौन कौन सी जगह है? फर्स्ट इज दिल्ली टोपरा। ओरिजिनली टोपरा हरियाणा को कहा जाता था और ये मूव्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। सो बाद में इसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसके फीचर्स हैं कि ये लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इस पे लिखी हुई है। देन दिल्ली मेरठ, ओरिजिनली ये मेरठ में था और ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। इस पे 7 एडिक्ट इसके फीचर्स हैं। देन इलाहाबाद कोसम, ओरिजिनली कौशंबी में ये प्लेस्ड था। ये क्वींस एडिक्ट, समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन लेटर एडिक्ट। देन लोरिया अराराबाज, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये चंपारण बिहार में और यहाँ पे लायन कैपिटल हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे कोइंस पे, जहाँ पे जो लायन का वो कैपिटल बना होता है कि 4 लॉयंस हमें अपने कोइन पे देखने को मिलते हैं। एक का सामने फेस होता है, 2 का साइड में और एक का पीछे होता है जो कि विजिबल नहीं होता। वो कैपिटल इसी पिलर एडिक्ट से ली गई थी। देन लोरिया नंदड़गढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। यहाँ पे सिंगल लाइन कैपिटल है कि सिर्फ एक ही लाइन है। देन रामपुरवा, ये भी चंपारण बिहार में। यहाँ 2 पिलर्स, एक पे बुल है और दूसरे पे लाइन कैपिटल है। देन सारनाथ, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है वाराणसी में। यहाँ पे भी 4 लाइन्स हैं और ये भी, ये जो है ये हमारा नेशनल एम्बलम बना था।
सो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है। वो ये है कि जो लोरिया अरारा राज है, यहाँ पे सिर्फ लायन कैपिटल है, बट जो हमारा नेशनल एम्बलम बना वो कहाँ से बना, वो बना सारनाथ का जो पिलर एडिक्ट है, और वो लोकेटेड है वाराणसी में। इस पे 4 लॉइंस बने हुए थे, उसी को हम लोगों ने एज अ नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है। So from which we adopted our national emblem, it is pillar edict in Sarnath, which is located in Varanasi. So next, content of pillar edicts. पिलर एडिक्ट्स की बात करें, सो फर्स्ट पिलर एडिक्ट है जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग पिलर पीपल लाइक फादर प्रोटेक्ट सन। सो फर्स्ट पिलर एडिक्ट पे ये बात कही गई है कि जो राजा है वो पीपल मतलब प्रजा को ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे फादर अपनी चिल्ड्रन को। सेकंड एडिक्ट पे धम्म की डेफिनेशन के बारे में बताया गया। थर्ड पे अवॉइडिंग सिंस ऑफ क्रुएलिटी, हार्नेस, एंगर एंड प्राइड। फोर्थ एडिक्ट पे ड्यूटीज ऑफ राजुकास। फिफ्थ एडिक्ट पे लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स एंड बर्ड, रूल अबाउट देयर ट्रीटमेंट। सिक्स्थ एडिक्ट पे पॉलिसी ऑफ धम्म एंड वेलफेयर। देन सेवंथ एडिक्ट पे धम्म एंड इट्स प्रोपगेशन, धम्म महामताज। सो इनके बारे में सेवंथ एडिक्ट पे बताया गया है। देन सारनाथ लाइन कैपिटल जो कि है इंडिया नेशनल एम्बलम। सो फिजिकल फीचर देखें, 4 लाइन्स हैं फेसिंग कार्डिनल डायरेक्शंस, कि एक सामने देख रहा है, फिर एक दो जो हैं वो साइड्स पे देख रहे हैं, और एक पीछे की तरफ है जो कि नेशनल एम्बलम में विजिबल नहीं है। नेशनल एम्बलम में सिर्फ 3 शेर ही, 3 लाइन ही विजिबल है। देन अबकस विद व्हील चक्र, बुल हॉर्स। सो ये लाइंस बने हैं, यहाँ पे लाइंस की पूरी एक बॉडी बनी हुई है, उसके नीचे एबकस है। एबकस जो कि है, एबकस पे बीच में व्हील चक्र है, और फिर वहीं पे बुल हॉर्स और एलिफेंट्स भी बने हुए हैं। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 2.2 मीटर। और मटेरियल कौन सा यूज किया गया, पॉलिश्ड सैंडस्टोन फ्रॉम चुनार क्वेरी। सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, लॉइन, रॉयलिटी और पावर का सिंबल है। चक्कर क्या बात बताता है, जो ये व्हील है, व्हील चक्कर कहा जाता है, ये धम्म और राइटियसनेस के बारे में बताता है। एलिफेंट जो कि इस चक्कर के बाद एक एलिफेंट यहाँ पे बना हुआ है, वो सिंबल है नॉन वॉयलेंस और विजडम का। और करंट लोकेशन इसकी कहाँ पे है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। नेक्स्ट इज केव इंस्क्रिप्शन। सो बाराबर हिल्स में केव इंस्क्रिप्शंस भी हमें पाई गई हैं। सो फर्स्ट इज सुदामा केव। इस ये डोनेटेड टू आजीविका, 12th रीजनल ईयर में इस केव को आजीविका को डोनेट कर दिया गया था। देन कर्ण चौपार, ये भी आजीविका को डोनेट कर दी गई थी। देन विश्व जोपरी, ये भी आजीविका को डोनेट कर दी गई थी। नागार्जुनी हिल्स, 3 caves with later inscription by दशरथ अशोका ग्रैंडसन। सो 3 caves में और भी हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है जो कि बनाई गई थी दशरथा द्वारा, जो कि अशोका का ग्रैंडसन था। These are the oldest rock cut structures in India, demonstrating advanced architectural techniques and influencing later cave temples at Ajanta and Ellora. नेक्स्ट इज बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। सो बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शन की बात करें, फर्स्ट है कंधार में शेरे कुना। इसमें लैंग्वेज यूज की गई थी ग्रीक एंड अरमाइक। कहाँ पे लोकेटेड है, अफगानिस्तान में। और क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, अशोकास रीच इनटू हेलेनिस्टिक टेरिटरीज, कि अशोका का जो राज था वो अफगानिस्तान तक भी पहुंच चुका था। देन लगमैन, इस पे लैंग्वेज कौन सी यूज की गई, इस पे भी अरमाइक, और ये भी अफगानिस्तान में है। शो अडेप्टेशन टू लोकल लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस। देन अशोकास धम्म नेचर एंड सोर्सेज। अशोका के धम्म नेचर की बात करें, तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, कि नॉन वायलेंस और टॉलरेंस को फॉलो करना है। देन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, जो कि उसके एथिकल आइडियल्स और कंपैशन पे था। देन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने रिचुअल एथिक्स और सोशल ड्यूटीज को इम्पैक्ट किया। देन आजीविका कंसेप्ट, डिटर्मिनिज्म एंड मोरल ऑर्डर, ये चारों चीजें मिलकर बनाती थी अशोका धम्म।
नेक्स्ट इज कोर प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। सबसे पहले जो था वो था नॉन वायलेंस की अहिंसा को फॉलो करना, देन टॉलरेंस, संयम, देन रिस्पेक्ट टू एल्डर, अपचिति, देन लिबरलिटी, दान एंड ट्रुथफुलनेस, सच्चे, प्योरिटी, शौच, जेंटलनेस, मार्दवा, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एंड देन सेल्फ कंट्रोल। सो ये जो सारी थी, ये कोर प्रिंसिपल्स थे किसके, ये थे धम्म के कोर प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करें मेन फीचर्स ऑफ धम्म। सो धम्म के मेन फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स। सो पेरेंट्स, एल्डर, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें ओबे करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ब्राह्मण्स एंड श्रम्स, काइंडनेस टू सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। सो फर्स्ट इज कि आपको रिस्पेक्ट देनी है लोगों को और आपको एक आज्ञाकारी व्यक्ति बनना है। देन नॉन वायलेंस फॉलो करना है कि आपको प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस, रेगुलेटेड स्लॉटर्स, मेडिकल केयर फॉर एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज, कि आपको अहिंसा के रास्ते पे चलना है। देन रिलीजियस टॉलरेंस, बहुजन हिताया बहुजन सुखाया, फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनी, ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, नो कंडेमनेशन ऑफ अदर सेक्ट्स। देन वेलफेयर एक्टिविटीज, वेल्स डग अलोंग रोड्स। सो रोड्स के अराउंड वेल्स मतलब कि कुएं बनाए गए ताकि जो यात्री थे वो अपना खान पान वहाँ पे कर सके। रेस्ट हाउसेस बनाए गए, ट्रीज प्लांट किए गए, मेडिकल फैसिलिटीज बनाई गई। सो जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए जो चीजें काम आती थी। देन मशीनरी फॉर प्रोपागेशन ऑफ धम्म। फर्स्ट इज धम्मा मता propagation of dham appointed in 13th regnal year। सो ये धम्म महामतास थे, ये धम्म को देखते थे कि वो अच्छे से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, धम्म अच्छे से अप्लाई हो रहा है या नहीं है। सो उसके लिए धम्म महामतास को अपॉइंट किया गया था। देन राजुकास क्या देखते थे, ये देखते थे जुडिशियल और वेलफेयर ड्यूटीज को। देन जो ऑफिसर थे वो थे युक्ताज, ये थोड़े सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स थे। देन परदेशिकास क्या थे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे। देन अध्यक्ष महामता, स्त्री अध्यक्ष महामताज क्या देखते थे, ये वुमेन्स वेलफेयर के बारे में देखते थे। देन अंत महामताज ये देखते थे बॉर्डर एरियाज के बारे में, बॉर्डर एरियाज में वेलफेयर की ड्यूटीज इनकी होती थी। अब मेथड ऑफ धम्म प्रोपागेशन, अब हम लोग देखते हैं कि उसने नॉन वायलेंस के साथ किस तरह इतने बड़े एम्पायर को कॉन्कर किया, उसको देखते हैं। सो फर्स्ट क्या थे, ये टूर कंडक्ट करवाते थे, धम्म यात्रास, कि लोग कि रॉयल एंड ऑफिशियल टूर्स टू स्प्रेड मैसेज। सो सरकारी तंत्र मतलब सरकार ही उनको ये टूर्स क्रिएट करवाती थी जिससे कि धम्म के बारे में मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके। फर्स्ट तो दे ये सेकंड इंस्क्रिप्शन की एडिक्ट्स कार्ड की जाती थी पब्लिक प्लेसेस पे। पहले के टाइम कोई न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो लोगों को किस तरह चीज़ों के बारे में बताया जाता था कि वहाँ पे या तो कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाता था या फिर वहाँ पे कोई पत्थर होते थे या पिलर होते थे, उस पे चीज़ें लिखवा दी जाती थी। देन ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे, डेडिकेटेड ऑफिसर्स जो कि स्प्रेड करते थे इस मैसेज को, जैसे कि धम्म महामत्तास। फिर बुद्धिस्ट मिशंस, मिशनरीज को भेजा जाता था बाकी देशों में कि वो बुद्धिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड कर सके। अब पर्पस क्या था धम्म का, पर्पस ऑफ धम्म स्कॉलरली व्यू। सो रोमिला थापर के अकॉर्डिंग ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी यूनिफिकेशन की। सो धम्म जो था वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पे अशोका ने यूज किया था। देन डी आर भंडारकर ये कहते हैं कि धम्म एक बुद्धिस्ट सोशल एथिक्स था। देन बीजी गोखले रॉयल पैटर्नेज ऑफ बुद्धिज्म। सो धम्म के माध्यम से बुद्धिज्म को रॉयल पैटर्नेज दी जाती थी। फिर आर के मुखर्जी कहते हैं कि जेन्युइन रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, कि धम्म जो था वो एक जेन्युइनली रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन थी। The purpose of Dham served both the political objective unification of diverse empire, preservation of social order, conflict resolution between sects,
एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, reduce brahminical ritualism, promote ethical conduct, create common moral framework. सो धम्म जो था ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी इससे मतलब कि लोग जो थे ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को भी सर्व करता था और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी सर्व करता था। ना मौर्यन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सो मौर्यन के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखते हैं कितने बड़े एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। सो फर्स्ट इज रॉयल अथॉरिटी, जो राजा था वो सुप्रीम होता था, सुप्रीम अथॉरिटी इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल मैटर्स। उसको टाइटल्स क्या दिए जाते थे, देवनमम, देवनम, पिया, पियादासी और राजा, ये टाइटल्स दिए जाते थे राजा को। नोट डिवाइन, सर्वेंट ऑफ द पीपल, सो ये माना जाता था कि जो राजा है वो कोई देवता नहीं है, वो लोगों का सर्वेंट है, उसका काम है लोगों को सर्व करना। उसके बाद रॉयल अथॉरिटी के बाद राजा के लिए एक एडवाइजरी बॉडी होती थी जिससे वो सलाह मशवरा करता था। उसमें कौन होते थे, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, मंत्री परिषद जिसे कहा जाता था, जो कि किंग को एडवाइज करती थी पॉलिसी मैटर्स पे और इम्प्लीमेंट करती थी रॉयल डिसीजंस को और मेंटेन करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी। सो ये एडवाइजरी बॉडी होती थी राजा के बाद, ये एडवाइजरी बॉडी होती थी। उसके बाद कुछ ऑफिशियल्स होते थे, कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे जैसे मंत्री या फिर अमात्या। ये कौन होता था, ये चीफ मिनिस्टर होता था, सबसे हाई ऑफिशियल राजा के बाद यही सबसे मतलब कि चीफ मिनिस्टर होता था। देन पुरोहित, ये चीफ प्रीस्ट होता था। ये सभी मतलब जो प्रीस्ट होते थे, रिलीजन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो रिलीजन के डिपार्टमेंट को पुरोहित संभालते थे, ये भी एडवाइजरी रोल एक तरह से अदा करते थे। देन सेनापति, ये कमांडर इन चीफ होते थे मिलिट्री के। देन युवराज, ये क्राउन प्रिंस होते थे। देन द्वारिका, ये चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स, जो पैलेस को गार्ड करते थे उनका जो चीफ होता था उसको कहा जाता था द्वारिका। देन अंतर्वामसिका, ये होते थे हेड ऑफ सिक्योरिटी। देन प्रशास्त्र, ये कौन होते थे, ये होते थे चीफ जज। देन समाहर्ता, ये चीफ टैक्स कलेक्टर होते थे। देन सन्निदाता, ये होते थे चीफ ट्रेजरर। देन कर्मांतिका, ये होते थे इंचार्ज ऑफ इंडस्ट्रीज। देन व्यवहारिका, ये होते थे इंचार्ज ऑफ ट्रेड। सो ये सारे ही ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव, कि आपको सिंपली टर्म दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको दे दी गई, सिंपल पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतर्वामसिका, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि हेड ऑफ सिक्योरिटी, चीफ टैक्स कलेक्टर, चीफ ट्रेजरर, इंचार्ज ऑफ इंडस्ट्री। सो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको प्रीलिम्स में। तो इसके लिए भी, इसलिए ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको आपको अच्छे से याद करना है। देन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के 18 तीर्थ जो थे, मतलब कि हाई ऑफिशियल्स थे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, ये 18 ऑफिशियल्स होते थे। फर्स्ट इज मंत्री, देन पुरोहित, देन सेनापति। सो ये तो टॉप के जो 3 टॉप के जो हो गए ऑफिशियल्स हो गए। उसके बाद युवराज, द्वारिका, अंतर्वामसिका, देन प्रशास्त्र, समहर्ता, सन्निदाता, देन प्रदेश नायक, क्रमंतिका, देन मंत्री परिषद अध्यक्ष, देन दंडपाल, अंतपाल, देन 16th दुर्गपाल, अवंतिका, प्रदेश स्त्री। सो ये 18 ऑफिशियल्स होते थे। ये किसके अकॉर्डिंग होते थे, ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग होते थे, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट सुप्रिटेंडेंट, अध्यक्ष की बात करें सो यहाँ पे कई सारे अध्यक्ष भी अपॉइंट किए जाते थे, सुप्रिटेंडेंट, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते थे। सबसे पहले जो था वो था पाण्याध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष क्या मैनेज करता था, ये कॉमर्स को मैनेज करता था। देन सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष किसको मैनेज करता था, एग्रीकल्चर को। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ था, उनका जन्म हुआ था धरती माता में से धरती माता में से। सो सीता का मतलब होता है धरती, और धरती पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेती करते हैं। सो सीता अध्यक्ष किसको मैनेज करता है, ये एग्रीकल्चर को मैनेज करता है। देन अकाराध्यक्ष, ये माइंस को मैनेज करता है। देन लोहाध्यक्ष, इसको तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, लोहा मीन्स आयरन और मेटल। देन लक्षणाध्यक्ष, ये मिंट को मैनेज करता है।
देन शून्याध्यक्ष ये स्लोटर हाउस को, देन सूत्राध्यक्ष स्पिनिंग एंड वीविंग को, देन नावाध्यक्ष ये शिपिंग को, पुट्टनाध्यक्ष ये पोर्ट्स को, और सूर्याध्यक्ष लिकर को। सो ये सारे सुपरिटेंडेंट्स जो थे इनके डिपार्टमेंट्स दिए गए। ये टर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने देख लिया, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। सो उत्तरपथा की कैपिटल क्या थी? सो ये प्रोविंसेस के नाम दिए गए। उत्तरपथा की कैपिटल थी तक्षशिला, और इसके गवर्नर कौन थे? इसके गवर्नर थे कुमार। देन अवंती राष्ट्र, इसकी कैपिटल थी उज्जैन, इसके गवर्नर भी कौन थे? कुमार। देन कलिंग, इसकी कैपिटल थी तोसली, इसके भी गवर्नर थे कुमार। देन दक्षिणापथ, सो ये मौर्यन एम्पायर में ये दो ट्रेड रूट्स जो थे ये थे उत्तरपथ और दक्षिणापथ। सो ये नॉर्थ इंडिया और वेस्ट ईस्ट इंडिया को उत्तरपथ जो था ये कनेक्ट करता था, और वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया को उत्तर पथ कनेक्ट करता था, और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दक्षिण पथ कनेक्ट करता था। सो दक्षिण पथ की कैपिटल हुई स्वर्णगिरी। इसके जो गवर्नर थे ये थे कुमार, आर्यपुत्र। देन प्राच्या जो कि सेंट्रल रीजन था, इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ये डायरेक्टली अंडर किंग के आती थी। प्रोविंशियल ऑफिशियल, कुमार जो थे वो प्रिंस के गवर्नर थे, आर्यपुत्र जो थे वो रॉयल ऑफिसर लोअर देन कुमार, देन महामता ये हाई ऑफिशियल्स होते थे। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो जनपद किसे कहा जाता था? जनपद कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट को। और उसके ऑफिसर होते थे प्रदेशिका या फिर स्थानिका, और उसके रेवेन्यू एंड जुडिशियल ऑफिसर को कहा जाता था राजुका। युक्ता होते थे सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। सो ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई। नाउ विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, सो ग्रामिका कौन होते थे? ये विलेज हेडमैन थे। देन गोपा इंचार्ज ऑफ 5 to 10 विलेजेस, ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे। देन स्थानिका इंचार्ज ऑफ 1/4 ऑफ जनपदा। देन विलेज असेंबलीज, इसमें भी सिग्निफिकेंट ऑटोनमी होती थी, जो कि विलेज असेंबली में जहाँ लोग इकट्ठा होकर डिसीजन लेते थे। सो ये डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी। नाउ नेक्स्ट इज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। पाटलिपुत्रा से 6 कमिटीज। अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि पाटलिपुत्रा को 6 कमिटीज हैंडल करती थी, और ईच कमिटी हैज 5 मेंबर्स ईच, मतलब कि 30 मेंबर होते थे। 30 मेंबर 6 कमिटीज में डिवाइड कर दिए जाते थे। फर्स्ट बोर्ड जो था वो इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट को देखता था। सेकंड बोर्ड फॉरेनर्स यानी कि वेलफेयर, उनके रजिस्ट्रेशन, उनकी प्रोटेक्शन को देखता था। थर्ड बोर्ड जो था वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स को देखता था। फोर्थ बोर्ड जो था वो ट्रेड एंड कॉमर्स को देखता था। फिफ्थ बोर्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और क्वालिटी कंट्रोल को देखता था। सिक्स्थ बोर्ड कलेक्शन ऑफ 1/10 टैक्स ऑन सेल्स को देखता था। सो ये कमेटीज थी जो कि अलग अलग फंक्शंस को देखती थी। नेक्स्ट इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया। लेजिस्लेटिव बेसिकली कि राजा ने जो कहा वही लॉ होता था। बाकी जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। सो सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर वही राजा ही होता था, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेटिव है, चाहे जुडिशरी है। राजा ने जो कह दिया वही एट द एंड माना जाता था। सो सबसे ऊपर होता था राजा की कोर्ट, जिसमें कि अपील और सीरियस केसेस देखे जाते थे। देन सेंट्रल, उसके बाद जो आते थे वो थे धर्म साहित्य, जो कि सिविल केसेस को देखते थे। फिर सेंट्रल लेवल पे कांत कसोदना, ये क्या देखते थे? ये देखते थे क्रिमिनल केसेस। फिर प्रोविंशियल लेवल पे महामत्रास, ये प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन देखते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे राजुकास, और विलेज लेवल पे होते थे ग्रामिकास। सो ये सारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से डिवाइडेड था। नाउ अशोकास जुडिशियल रिफॉर्म। 3 days respite before execution, uniform judicial procedure, annual amnesty on coronation anniversary, humane treatment advocated। ना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें तो मिलिट्री, मौर्यन एम्पायर की मिलिट्री कैसी थी?
सो मेगास्थीन के अकॉर्डिंग इन्फेंट्री जो थी वो 6 लाख लोगों की थी, कैवेलरी 30 लाख लोगों की, और एलिफेंट 9,000 एलिफेंट थे, 8,000 उनके पास रथ थे, चैरियट थे। मिलिट्री भी 6 कमिटीज में डिवाइड था, जिसमें कि 5 मेंबर्स होते थे, उनके फंक्शन होते थे एडमिरलिटी, नेवी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट, एलिफेंट एंड सप्लाई कमेसरेट। सो ये 6 कमिटीज इन इन कामों में डिवाइडेड थी। नाउ नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग आर्मी का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मोला, जो कि एक हेरिडिटरी आर्मी होती थी। देन भरतास, जो कि मर्सिनरी, जिनको हायर किया जाता था, कि उनको किसी काम के लिए सिर्फ ऐसे हायर कर लिया जाता था और वो काम करते थे। देन श्रेणीज, जो कि ग्रुप्स, गिल्ड लेवाइज। देन मित्रा, आर्मी ऑफ एलाइज, जो कि दोस्तों की जो आर्मी थी उनको मित्र कहा जाता था। अमित्र, एनिमी की आर्मी को अमित्र कहा जाता था। देन अटावी, जो कि फॉरेस्ट ट्राइब्स जो थे उनको अटावी कहा जाता था। नेक्स्ट इज मौर्यन टैक्सेशन सिस्टम। सो मौर्य पीरियड में टैक्सेशन किस तरह से होता था? सो फर्स्ट इज भाग। भाग जो था वो किंग का शेयर होता था, कि वो जो पार्ट था टैक्सेशन का, कि इतने पैसे सिर्फ किंग के लिए जाएंगे। वो थे 1/6 to 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, कि लोग जो भी उगाते हैं उसका एक 1/6 या 1/4 पार्ट किंग के लिए जाता था। पेयर होता था कल्टीवेटर। देन कारा, ये होता था पोल टैक्स, ये फिक्स्ड अमाउंट होती थी और ये नॉन लैंड ओनर्स के लिए होता था। देन शुल्क, शुल्क जो था ट्रेड टैक्स होता था, ये 1/10 to 1/8 ऑफ द वैल्यू, कि जिस मतलब जिस कीमत का वो ट्रेड कर रहे हैं उसका 1/10 या 1/8 शुल्क लगता था। और इसे कौन पे करता था? इसे ट्रेडर्स पे करते थे। देन मुक्त, ये शॉप्स पे लगता था और शॉपकीपर्स इसे पे करते थे। देन पानिया, देन टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसके पेयर कौन थे? इसके पेयर थे आर्टिसन। नाउ टैक्स कलेक्शन। सो समहर्ता जो थे ये चीफ टैक्स कलेक्टर थे। सो मतलब कि सेंट्रल नेशनल लेवल पे समहर्ता जो थे सबसे बड़े टैक्स कलेक्टर थे। उसके बाद विलेज लेवल पे गोपा, जो कि विलेज लेवल पे टैक्स कलेक्ट करते थे। और रेगुलर ऑडिट्स होते थे, जिससे कि करप्शन को प्रिवेंट किया जाता था। अगर कोई टैक्स इवेजन होती तो उसकी सवेयर पनिशमेंट भी दी जाती थी। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट कंट्रोल। सीताध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेट ओनरशिप ऑफ वेस्टलैंड, एनकरेजमेंट फॉर ऑफ कल्टीवेशन लैंड, ग्रांट फॉर ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल। सो बेसिकली एग्रीकल्चर पे जो जमीन होती थी उस पे स्टेट का कंट्रोल होता था, और सीताध्यक्ष सुप्रीम सुपरटेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर के। अब कौन कौन से प्रोडक्ट उगाए जाते थे? वीट, राइस, बार्ले, मिलेट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, इंडिगो, ये इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट थे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट। अब इंडस्ट्री की बात करें तो आर्मामेंट। आर्मामेंट जो इंडस्ट्री थी उस पर कंट्रोल होता था स्टेट मोनोपोली, कि स्टेट ही आर्म्स वगैरह बनाएगी। देन माइनिंग, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस पे भी स्टेट मोनोपोली होती थी। देन साल्ट, इस पे पार्शियल स्टेट कंट्रोल होता था। फॉरेस्ट्री मैनेज बाय स्टेट। डिस्टिलरी स्टेट मोनोपोली। कोइनेज, इस पे भी स्टेट मोनोपोली होती थी। आर्टिसन ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड होते थे, कि आर्टिसंस के ग्रुप को गिल्ड कहा जाता था, जिसे कहा जाता था श्रेणी। ये ऑर्गेनाइज्ड बाय क्राफ्ट। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन गिल्ड्स आर्बिट्रेट डिस्प्यूट, कि अगर आर्टिसंस में कोई डिस्प्यूट भी हो जाता था तो गिल्ड ही उसे निपटाता था। स्टेट रेगुलेट, किसके अध्यक्ष के द्वारा स्टेट इसे रेगुलेट करती थी। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें, टैक्स ऑन गुड 1/10 ऑफ वैल्यू फॉर रोड सेफ्टी रेगुलेशन, स्टैंडर्ड मेजर्स एंड कॉस्ट, रेगुलेटेड मार्केट विद फिक्स्ड प्राइसेस। सो डोमेस्टिक ट्रेड पे 1/10 पार्ट ऑफ वैल्यू, कि आपने अगर 100 रुपये की चीज ली तो आपको 10 रुपये टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। देन मेजर पोर्ट्स जो थे वो थे बड़ूच, जो कि बरी गाजा भी उसे कहा जाता था। अरेबियन सी में ये था। देन तमरालिप्ती, ये बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होता था ये पोर्ट, जो कि ट्रेड करता था श्रीलंका। और ट्रेड जो होता था वो श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस तक होता था।
तब एक्सपोर्ट क्या होता था, इंडिगो, सिल्क, स्पाइसेस, पॉल, जम, सैंडलवुड, इंसेंस और कॉटन फैब्रिक, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था। ग्रीक पोट्री, टिन, हॉर्सेस, पर्शियन हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज मोनेटरी सिस्टम। सो कोइनेज फीचर्स होते थे, पंच मार्क्ड कोइंस, सिल्वर एंड कॉपर, इरेगुलर शेप होती थी उनकी, मल्टीपल मार्क्स होते थे। रॉयल सिंबल, लाइन, बुल, एलिफेंट, तीर, ट्री, चक्र, ये सिंबल बनाए जाते थे कॉइन्स पे। डिनोमिनेशन, वेरियस साइजेस और वेट्स। स्टैंडर्डाइजेशन अटेम्प्टेड बाय मौर्यस, मौर्यस ने उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी कोशिश की थी। और लक्षाध्यक्ष जो थे वो इस चीज को, मिंट को देखते थे, सुप्रिटेंड करते थे और करेंसी को कंट्रोल करते थे। देन मौर्यन सोसाइटी, मौर्यन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जो आते हैं वो है फिलोसफर्स, जो कि इलीट्स होते थे। मतलब कि अगर सोसाइटी का इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है तो जो इलीट क्लास है वो किसकी होती थी, वो होती थी फिलोसफर्स की। देन आते थे मैजिस्ट्रेट एंड काउंसलर्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को देखते थे। देन आते थे ऑक्यूपेशनल, सो सबसे लास्ट में आते थे फार्मर, सोल्जर्स, हर्डमैन, आर्टिसंस, सो ये लास्ट में आते थे। सो इस तरह से सोसाइटी डिवाइड थी। फैमिली एंड वुमेन स्टेटस। अब फैमिली और वुमेन स्टेटस की बात करें तो मैरिज बेसिकली पेरेंट्स द्वारा अरेंज की जाती थी और लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती थी। डिवोर्स भी अलाउड था, अलाउड विद कंपनसेशन। विडोज कुड री मैरी, नॉट यूनिवर्सली कंडेम्ड। सो अब तक जो थे विडोज री मैरी, वो दोबारा भी मैरिज कर सकते थे। देन एजुकेशन लिमिटेड, सम ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, देन प्रॉपर्टी लिमिटेड राइट, डोरी, प्रॉपर्टी रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादातर होती थी वो या तो कोर्टिसन की, आप राजा की कोर्ट में काम कर लो, या फिर नर्सिस, मिडवाइफ्स और सर्वेंट। सो ये एम्प्लॉयमेंट होती थी वुमेन्स के लिए। अब स्त्री अध्यक्ष, स्त्री अध्यक्ष क्या देखते थे, ये वुमेन्स वेलफेयर ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इज नोटेबल वुमेन ऑफ मौर्यन पीरियड। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं देवी, जो कि अशोका के वाइफ थे फ्रॉम विदिशा, और मदर थे महेंद्र और संघमित्रा के। संघमित्रा और महेंद्र कौन थे, ये महेंद्र जो थे अशोका के बेटे थे और संघमित्रा उनकी बेटी थे। ये संघमित्रा जी हैं और ये बुद्धिस्ट नन बनती हैं और बोधि सैपलिंग को प्लांट करती हैं। कहाँ पे, ये श्रीलंका में बोधि सैपलिंग को प्लांट करती हैं। देन करुवा की, जो कि अशोका के वाइफ थे, मदर ऑफ तिवारा, मेंशन्ड इन क्वींस एडिक्ट। नेक्स्ट इज अर्बन लाइफ मेजर सिटीज। मेजर सिटीज तब कौन कौन से थे, सबसे बड़े जो थे, सबसे पहले जो थे वो पाटलिपुत्रा, जो कि कैपिटल और लार्जर सिटी विद एस्टिमेटेड 4 लाख प्लस पॉपुलेशन। देन उज्जैन, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल थी और इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर थी। देन तक्षशिला, नॉर्थ वेस्टर्न सिटी, एजुकेशनल हब थी ये। देन तम्रालिप्ती पोर्ट सिटी थी। देन भरूच, ये भी ट्रेड सेंटर थे। देन वाराणसी, मथुरा और सांची। अर्बन फीचर्स की बात करें, फोर्टिफिकेशन विद वुडन पैलिसेड, गेट्स, टावर, स्ट्रीट्स इन ग्रिड पैटर्न एंड विद वाइड टफ फेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड बाजार, प्रोफेशनल गिल्ड, क्राफ्ट जोन्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, एडवांस वाटर सप्लाई सिस्टम। सो फोर्टिफाइड सिटी होती थी, ये लकड़ी के द्वारा उसके आउटसाइड बॉर्डर बनाया जाता था उसकी फोर्टिफिकेशन के लिए। फिर ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट इज रूरल लाइफ। विलेज गवर्नेंस की बात करें सो फर्स्ट ऑटोनोमस विलेज कम्युनिटी, स्वर्ण पंचायत, देन एल्डर्स काउंसिल की, जो बुजुर्ग लोग होते थे वही पंचायत को देखते थे। उसके बाद आती थी ग्राम सभा, जो कि सभी लोगों की असेंबली को, विलेज असेंबली को कहा जाता था ग्राम सभा। देन शेयर्ड इरिगेशन रिसोर्सेज, कलेक्टिव डिफेंस मिलिशिया, सो विलेज खुद का अपना कलेक्टिव डिफेंस करती थी। एग्रीकल्चर साइकिल की बात करें, 3 क्रॉप्स पॉसिबल इन गंगेटिक प्लेन, सीजनल लेबर फ्रॉम लैंडलेस वर्कर, जमींदार सिस्टम नॉट येट एस्टेब्लिश्ड, टेनेंट्स कल्टीवेटर पेड इन काइंड। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजियस लाइफ इन मौर्यन पीरियड। सो मौर्यन पीरियड में रिलीजियस लाइफ की बात करें, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन
फॉलो किया जाता था। रिचुअल सैक्रिफाइस लाइक यज्ञ कंटिन्यूड बट रेगुलेटेड। ब्राह्मण स्टेटस हाई इन सोसाइटी, वैदिक लर्निंग वैल्यूड। और जो बुद्धिज्म था उसको रॉयल पैट्रोनेज दी जाती थी, स्पेशली अंडर अशोका। संघ वेल ऑर्गेनाइज था, मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। और आम लोग जो कि आम फॉलोवर थे, ले फॉलोवर्स थे, वो इंक्रीज हो रहे थे इस टाइम पे। इसके अलावा कौन कौन से सेक्ट थे? सो फर्स्ट जो था वो था आजीविका, इसको भी रॉयल पैट्रनेज दी जाती है बिंदुसरा से। देन जैन, इसके भी रॉयल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। फिर लोकयता, ये मटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी। रिलीजियस टॉलरेंस, हमने देखा धम्म पॉलिसी है, उसमें रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया जाता था कि सभी सेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था। डिफरेंट सेक्ट्स को एग्जिस्टेड पीसफुली, मिनिमल परसिक्यूशन। सो नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली डिबेट के थ्रू ही एक दूसरे को कन्वर्ट किया जाता था रिलीजन में। मौर्यन आर्ट की बात करें सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इट इज मटेरियल क्या यूज किया जाता था मौर्यन आर्ट में? पॉलिश्ड स्टोन, सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं कि एक सिंगल स्टोन से ही पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। देन अशलर मैसनरी, वुड लिमिटेड रिमेन्स। फीचर्स की बात करें, ज्योमेट्रिक प्रिसीजन, ग्रीक इन्फ्लुएंस इन सम एलिमेंट्स, ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन स्टाइल, मिरर लाइक पॉलिश ऑन पिलर्स। नेक्स्ट इज मौर्यन आर्किटेक्चर, पैलेसेस एंड स्तूपास। सो मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करें, पाटलिपुत्रा पैलेस, कुमराहार। जो पाटलिपुत्रा का पैलेस था उसका वुडन कंस्ट्रक्शन था विद सम स्टोन फाउंडेशन, और 64 वुडन पिलर्स थे इन पिलर होल। वुडन पैलिसेड फोर्टिफिकेशन पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय आर्केमेनिड मॉडल्स। सो जो पाटलिपुत्रा का पैलेस था वो ज़्यादातर वुड से बनाया गया था, और 64 वुडन पिलर का एक पिलर होल भी हमें मिलता है। फिर सांची स्तूपा भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ, completed later, hemispherical dome form, stone slab case in symbolic of Buddha, Dhammacya। सो सांची का जो स्तूपा है वो भी मौर्यन पीरियड में ही बनना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट मौर्यन पिलर की बात करें, टेक्निकल फीचर की बात करें, जो मौर्यन पिलर में जो मटेरियल यूज हुआ वो था पॉलिश्ड सैंडस्टोन, चुनार क्वेरी। उनकी हाइट जो होती थी वो 10 से 15 मीटर यानी कि 40 से 50 फीट ऊंचे होते थे। वेट 50 टन ईच, 50 टन के अराउंड उनका वेट होता था। देन मिरर पॉलिश स्टिल विजिबल, इतनी पॉलिश की जाती थी कि मिरर की तरह वो लगता था, और आज भी वो विजिबल है। उसके बाद जो कैपिटल होते थे वहाँ पे एक क्रोनी एलिमेंट होता था विद एनिमल स्कल्पचर, जो कि उसके टॉप पे होता था। फिर उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन भी कार्व्ड आउट किए जाते थे, जो कि उसकी और जो शाफ्ट होती थी उस पर कुछ ना कुछ लिखा भी जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे ही उन्हें प्लेस किया जाता था। अब बार बार हिल केव्स की बात करें सो इसका आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस। सो 4 केव्स प्लस टेम्पल। सो रॉक कट आर्किटेक्चर है कि पत्थरों को काट काट के इसे बनाया गया था। पॉलिश्ड इंटीरियर सरफेस, बैरल वोल्टेड रूफ। सो इस तरह का रूफ हमें देखने को मिलता है। देन डोनर इसके कौन थे? एक तो थे अशोका और एक थे दशरथा। दशरथा क्या थे? अशोका के ग्रैंडसन थे। लेगेसी की बात करें, ओल्डेस्ट रॉक कट स्ट्रक्चर इन इंडिया इन्फ्लुएंस्ड अजंता इलोरा, और इन्होंने ही अजंता इलोरा की केव्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट मौर्यन स्कल्पचर। सो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर कौन से? सबसे पहले तो लायन कैपिटल सारनाथ की, जो कि हमारा जाके नेशनल एम्बलम बनता है। फिर बुल कैपिटल रामपुरवा, जहाँ पे एक सिंगल बुल है विद मैजेस्टिक अपीयरेंस। देन चक्र व्हील, सिंबल ऑफ धम्म। उस पे जो कि जो ये व्हील है, इस तरह से व्हील बना हुआ होता था। उस पे जो ये डंडियाँ होती थी बीच में, ये जो डंडियाँ हैं ये वाली, इस व्हील पे ये 24 होती थी, ये 24 डंडियाँ होती थी चक्रव्यूह में। यक्ष यक्षी, दीदारगंज फीमेल फिगर, फेमनीन ब्यूटी,
और मेल टोर्सो भी हमें देखने को मिलता है, जो कि ग्रीक एनाटोमिकल इन्फ्लुएंस शो करता है। अब डिक्लाइन, अब इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर खत्म कैसे हुआ? सबसे पहला जो रीजन था वो था वीक सक्सेसर, कि अशोका के बाद जितने भी रूलर्स आए वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इतने बड़े राज्य को संभाल सके। उसके बाद काफ़ी सारे रिबिलियंस हुए, जैसे क्लिंग अपराइजिंग, नॉर्थ वेस्टर्न रिवोल्ट, फिर सक्सेशन डिस्प्यूट, कि अशोका के बाद थ्रोन के लिए फाइट्स होने लगी। देन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर डिवोल्ड टू प्रोविंसेस, सो सेंटर से प्रोविंसेस में पावर चली गई। देन लॉस ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर रीजन्स जो थे वो वीक हो चुके थे। उसके बाद करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी बिकेम इनएफिशिएंट। सो जब एक रूलर वीक होता है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, कि रिबिलियंस होते हैं, बॉर्डर एरिया वीक हो जाता है, पावर जो है वो सेंटर से लोअर लेवल्स पे ट्रांसफ़र हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन फैलने लगता है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर उसके डिक्लाइन का कारण बनती है। फिर इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉजेज भी थे। इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? जो अशोका की वेलफेयर स्पेंडिंग ऑन मोनेस्ट्रीज एंड मेडिकल फैसिलिटीज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। फिर टैक्स रिडक्शन इन कॉन्क्वर्ड रीजन, सो जो टैक्स में भी कटौतियाँ की गई जिससे कि इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता था कि पूरे इतने बड़े राज्य को मैनेज किया जा सके। देन ट्रेड डिसरप्शंस एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर रूट, फिर करेंसी डिबेसमेंट विद रिड्यूस्ड सिल्वर कंटेंट, देन हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो ये सारे इकोनॉमिक कोजेस थे जो कि मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन का रीजन बने। फिर उसके बाद थे रिलीजियस कोजेस। सो फर्स्ट जो था वो था एंटी ब्राह्मण पॉलिसी जनरेटेड रिजेंटमेंट। सो ब्राह्मण्स के खिलाफ जो पॉलिसीज बनाएगी उसने भी काफ़ी रिजेंटमेंट क्रिएट किया। देन डिवीजन ऑफ रॉयल पैटर्नेज अमंग सेक्ट्स, वैदिक रिवाइवल काउंटर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जो ये धम्म चक्र परिवर्तन जो चलाया था, धम्म पॉलिसी जो थी अशोका की, उसके खिलाफ एक वैदिक रिवाइवल भी स्टार्ट हुआ। संघ's wealth generated resentment, अशोका's non-violence seen as weak governance। सो जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो करते थे उसको एज अ वीक गवर्नेंस की तरह लोग लेने लगे। नेक्स्ट इज लेटर मौर्यन रूलर्स। सो फर्स्ट इज दशरथा। सो अशोका के बाद जो आते हैं वो आते हैं दशरथा। इन्होंने सिर्फ 8 साल ही राज किया और अशोका के ये ग्रैंड सन होते हैं। देन संप्रति इन्होंने 9 साल राज किया। इन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया और टेम्पल्स बिल्ड किए। देन सलीसुका, इन्होंने 13 साल राज किया। वेरी पुअर रिकॉर्ड और कहा जाता है कि ये काफ़ी वीक रूलर थे। देन देवगुप्ता, इन्होंने 7 साल राज किया और ये लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे, लिमिटेड सक्सेस। देन बृहद रथा, इन्होंने 10 साल राज किया और ये लास्ट एम्परर थे और पुष्यमित्रा शुंगा द्वारा ये मारे गए थे। नाउ एक्सटेंट प्रेशर एंड इंटरनल डिसइंटीग्रेशन। सो सबसे पहले जो था कि जो कि एक्सटर्नल प्रेशर, जब बॉर्डर एरिया वीक हुए तो बाहर से भी अटैक्स होने लगे एम्पायर पे, और जब वो सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई तो इंटरनल डिसइंटीग्रेशन भी स्टार्ट होने लगी। सबसे पहले जो था ग्रीक इन्वेजन हुई। डियोडोटस वन एस्टेब्लिश बैक्टेरियन किंगडम, सो इसने अपना किंगडम भी बना लिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। और मेनेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट ग्रीक कॉलोनीज इन पंजाब, मेनेंडर ने भी इन्वेड किया। सो ये ग्रीक इन्वेजन है। फिर रीजनल किंगडम्स की बात करें सो सतवाना जो कि थे डेक्कन में, वो उभर के आए। तमिल किंगडम्स जो थे वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। और कलिंग रीजन जो था वो भी इंडिपेंडेंस, उसने भी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी। फिर फ्रेगमेंटेशन की बात करें, जो गवर्नर्स थे, रीजनल गवर्नर्स थे, उन्होंने भी सेंट्रल अथॉरिटी को मानना बंद कर दिया था और टैक्स रेवेन्यू को भी बंद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके साथ जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी खो दिया प्रोविंसेस में। नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। बृहद्रथ जो थे ये असैसिनेट किए जाते हैं 185 में पुष्यमित्रा शुंगा द्वारा। और फिर शुंगा डायनेस्टी ये एस्टेब्लिश करते हैं पुष्यमित्रा
और लॉस ऑफ टेरिटरीज नॉर्थ वेस्ट एंड साउदर्न रीजन का लॉस होता है। पाटलिपुत्रा कैपिटल्स पावर वेन आफ्टर कोलैप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम। सो मौर्यन एम्पायर का टोटल राज चला 137 ईयर्स तक। 40 जिसमें से 41 ईयर्स जो कि था सिर्फ अशोका ने ही राज किया था। और 14 मेजर रॉक एडिक्ट थी। 1837 ब्रह्मी डेसिफर्ड। 50 लाख स्क्वायर मीटर तक इस एम्पायर का राज था। इतने लंबे इतने बड़े एरिया में 500 तक वॉर एलिफेंट थे जो कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने एज अ गिफ्ट कर दिए थे। लेटर मौर्यन रूलर्स चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने ये थे 322 टू सो मौर्यन एम्पायर के रूलर्स की बात करें, सबसे पहले जो आते हैं वो है चंद्रगुप्त। इन्होंने 24 साल तक राज किया और मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। नंदा डायनेस्टी को इन्होंने कॉन्कर किया था। देन बिंदुसारा, इन्होंने 25 साल तक राज किया। अमृत घाटा सन ऑफ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के बेटे थे। एंड अशोका जो थे ये सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने राज किया, 41 साल तक इन्होंने राज किया था और ग्रेटेस्ट एम्परर कहलाए। बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हो गए थे। फिर इनके ग्रैंडसन दशरथा ने राज किया। देन संप्रति सलीसुका, देवगुप्ता और लेटर रूरल्स जिनके हमें नाम नहीं पता है। देन बृहद्रथ जो कि लास्ट रूलर थे जिन्होंने पुष्यमित्रा शुंगा जिन्हें असैसिनेट कर देते हैं। सो टोटल ड्यूरेशन रही 137 ईयर 322 टू 185 BCE। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल एक्सटेंट एट डिफरेंट पीरियड। सो चंद्रगुप्ता के अंडर हिंदू कुश से लेके नॉर्दर्न डेक्कन, बंगाल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान अप्रोक्सीमेटली 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक एम्पायर का राज था। बिंदुसरा के अंडर इन्होंने साउदर्न डेक्कन को भी कंक्वेस्ट कर लिया था। मोस्ट ऑफ दी सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट साउदर्न टिप, सिर्फ जो टिप एरिया था जो बिल्कुल ही लास्ट में तमिलनाडु केरला वाला एरिया वो रह गया था। उसके बाद अशोका ने जो कलिंग को भी कॉन्कर कर लिया था और नोट रिमोट रीजन्स के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन से, जैसे चोल्या, पांड्यास, और अप्रोक्सीमेटली 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने और कंसोलिडेट किया था। उसके बाद आफ्टर 200 BC जो कि सबसे पहले मगध रीजन को ये मतलब अपने एम्पायर से लूज करते हैं। मतलब कि मगध रीजन तक ही जो कि है मौर्यन एम्पायर रह जाता है। देन नॉर्दर्न प्रोविंसेस की बात करें, सो ग्रीक्स उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। और साउदर्न टेरिटरीज की बात करें तो लोकल किंग्स उन्हें कॉन्कर कर लेते हैं।